जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहां पे कि आज हम बात करने वाले हैं फॉरेन की के बारे में। देखने वाले हैं फॉरेन की का इस्तेमाल करके हम दो टेबल्स को आपस में कैसे रिलेट कर पाते हैं और अपने डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन रख पाते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात करा था प्राइमरी की के बारे में। तो अगर आप लोगों को प्राइमरी की के बारे में नहीं पता है, मैं रेकमेंड करूंगा आप जाके पहले प्राइमरी की वाली वीडियो चेकआउट करिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने नोट्स के अंदर और देखते हैं फॉरेन की के बारे में। तो अब हम आ चुके हैं अपने नोट्स के अंदर और चलिए समझते हैं फॉरेन की के बारे में। अ फॉरेन की इन MySQL इज अ फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इन वन टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो इन another table. It creates a relationship between two tables and ensures referential integrity. यानी कि जैसा कि हमने प्राइमरी की में बात किया था कि जो प्राइमरी की है वो एक ऐसा कॉलम होता है जो कि टेबल के किसी एक पर्टिकुलर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन फॉरेन की एक ऐसा कॉलम है जो कि उस टेबल में तो करेगा ही करेगा, किसी दूसरे टेबल में जिसके साथ वो टेबल लिंक्ड है उसको भी वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। यानी कि जो फॉरेन की है वो दो टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप को क्रिएट करता है, उसके बीच में एक लिंक क्रिएट करता है। तो अगर मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं आप लोगों को और इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, तो अगर हमारे लेट सपोज दो टेबल्स हैं, एक टेबल हो गया हमारा एम्प्लॉय टेबल और एक टेबल हो गया हमारा डिपार्टमेंट टेबल। तो अगर मुझे इन दोनों टेबल्स को आपस में रिलेट करना है तो हमारा एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो दोनों को आपस में लिंक कर सके। तो लेट सपोज मेरे एम्प्लॉय कॉलम में तीन कॉलम्स हैं, एक हो गया मेरा एम्प्लॉय आईडी, एक हो गया नेम और एक हो गया लेट सपोज सैलरी। और डिपार्टमेंट में मेरे दो कॉलम्स हैं, एक है मेरा अगेन डिपार्टमेंट आईडी या फिर एम्प्लॉय आईडी और एक हो जाता है मेरा डिपार्टमेंट नेम। तो यहाँ पे ये आईडी जो है वो डिपार्टमेंट आईडी है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी इसको लिख देता हूँ और ये भी जो रहेगा वो मेरा डिपार्टमेंट आईडी ही रहेगा। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मेरा, तो ये जो दोनों डिपार्टमेंट आईडीज हैं ये आपस में इन दोनों टेबल्स को रिलेट या फिर लिंक कर रही हैं। ये कैसे लिंक कर रही हैं ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे जब हम MySQL वर्कबेंच पे इसको समझेंगे। तो फीचर्स ऑफ फॉरेन कीज क्या है। अ फॉरेन की एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन चाइल्ड टेबल एंड पेरेंट टेबल। उसमें चाइल्ड टेबल और पेरेंट टेबल का कॉन्सेप्ट है। पेरेंट टेबल कौन सा टेबल होगा, जिस टेबल का जो प्राइमरी की दूसरे टेबल में यूज करेंगे एज अ फॉरेन की। तो प्राइमरी की वाला जो टेबल रहेगा वो पेरेंट टेबल रहेगा और फॉरेन की वाला जो टेबल रहेगा वो चाइल्ड टेबल रहेगा। इट एनफोर्सेस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बाय एंश्योरिंग द वैल्यूज इन द चाइल्ड टेबल मैच दोज इन पेरेंट टेबल। तो जो फॉरेन की है वो एक एनफोर्स क्रिएट करता है, यानी कि एक रूल क्रिएट करता है। जैसा कि हमने पता है कि फॉरेन की भी जो है वो एक कंस्ट्रेंट ही है। तो कंस्ट्रेंट क्या काम करता है, एक रूलिंग की तरह काम करता है। तो ये एक रूल क्रिएट करेगा जो कि एनफोर्स करेगा कि जो भी हमारा डेटा हमारे पेरेंट टेबल में है वही सिर्फ चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर ऐसा कुछ डेटा है जो हमारे पेरेंट टेबल में नहीं है तो वो हमारे चाइल्ड टेबल में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब अगर हमारा लेट सपोज कोई ऐसा डिपार्टमेंट है ही नहीं जो एग्जिस्ट करता है तो वो हमारे पेरेंट टेबल में, तो वो हमारे डिपार्टमेंट टेबल में यानी कि चाइल्ड टेबल में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। एसक्यूएल सपोर्ट्स एक्शंस ऑन डिलीट एंड ऑन अपडेट टू हैंडल चेंजेस इन पेरेंट टेबल। तो ऑन डिलीट और ऑन अपडेट एक टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट ही है, एक एक्शन कंस्ट्रेंट है जो कि हम लगा सकते हैं अपने पेरेंट टेबल पे, ताकि अगर हम कुछ डेटा को डिलीट कर रहे हैं या फिर अपडेट कर रहे हैं तो वो सेम चीज रिफ्लेक्ट करे हमारे चाइल्ड टेबल पे। तो कुछ इस तरीके से हम फॉरेन की का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉरेन की का सिंटेक्स जो है मैं कहूंगा थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको आप समझिए। पहले हम क्या करेंगे, पहला हम चाइल्ड टेबल क्रिएट करेंगे, फिर हम कॉलम का नाम दे सकते हैं एज यूजुअल। हम एक कॉलम को फॉरेन की बनाएंगे, फिर हम रेफरेंसेस कीवर्ड का यूज करके पेरेंट टेबल का कॉलम नेम देंगे। तो और ये जो कॉलम नेम रहेगा, पेरेंट कॉलम का जो नेम रहेगा ये रहेगा उस पेरेंट टेबल का प्राइमरी की। ये ध्यान रखने वाली चीज है। फिर हम ऑन डिलीट एक्शन या फिर ऑन अपडेट एक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये तो था कुछ थ्योरेटिकल चीज। अब चलते हैं MySQL वर्कबेंच में ताकि हम इसको प्रैक्टिकली समझ सके। तो अब हम आ चुके हैं अपने MySQL वर्कबेंच पे और चलिए प्रैक्टिकली समझ लेते हैं फॉरेन की को। तो सबसे पहले हम दो टेबल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम दो टेबल्स को फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे डिपार्टमेंट टेबल। तो मैं कर देता हूं क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट्स। तो इसमें दो कॉलम्स रहेंगे मेरे। सबसे पहले रहेगा डिपार्टमेंट आईडी जो कि जिसका डेटा टाइप होगा इंटीजर और इसको मैं बना दूंगा प्राइमरी की। ओके। और दूसरा रहेगा डिपार्टमेंट नेम जिसका डेटा टाइप होगा varchar और इसमें हम 40 कैरेक्टर्स इंसर्ट कर सकते हैं। और
ये मैंने डिपार्टमेंट्स टेबल बना दिया। अब मैं एक टेबल बना लेता हूं, एम्प्लॉयज टेबल। क्रिएट टेबल को मैं कर देता हूं एम्प्लॉय अंडरस्कोर फॉरेन, क्योंकि एम्प्लॉयज टेबल हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले मैंने कॉलम ले लिया एम्प्लॉय आईडी, इसका डेटा टाइप होगा इंटीजर, और ऑब्वियसली ये हमारा प्राइमरी की भी रहने वाला है। इसके बाद मैंने ले लिया फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम इसका डेटा टाइप हो जाएगा हमारा varchar, जो कि 50 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है। फिर हम ले लेते हैं लास्ट नेम, अगेन जिसका डेटा टाइप होगा varchar। और एट लास्ट हम लेंगे डिपार्टमेंट आईडी, जिसका डेटा टाइप रहेगा इंटीजर। और अब हम लगाएंगे यहाँ पे फॉरेन की का कंस्टेंट। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए हम फॉरेन की कंस्टेंट कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉरेन की कीवर्ड का यूज करूंगा। अब फॉरेन की मुझे कौन से कॉलम को बनाना है, तो यहाँ पे मुझे फॉरेन की बनाना है डिपार्टमेंट आईडी कॉलम को। तो मैंने डिपार्टमेंट आईडी कॉलम को सिलेक्ट किया, और इसके बाद अब मैं रेफरेंस दूंगा, यानी कि दूसरे टेबल के कौन से कॉलम का आपको रेफरेंस लेना है, और आपको कौन से कॉलम का रेफरेंस लेना होगा जो दूसरे टेबल का प्राइमरी की रहेगा। यानी कि मुझे डिपार्टमेंट्स टेबल के डिपार्टमेंट आईडी कॉलम का रेफरेंस लेना है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिखूंगा डिपार्टमेंट्स टेबल के डिपार्टमेंट आईडी कॉलम का मुझे रेफरेंस इसमें करके दे दो। तो कुछ इस तरीके से हमने दो टेबल को आपस में कनेक्ट करा, यानी कि एम्प्लॉय अंडरस्कोर फॉरेन की वाला जो टेबल है इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, डिपार्टमेंट्स टेबल से। और अब इसको मैं सेलेक्ट करके रन कर देता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा ये टेबल भी बन चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहूं तो देखते हैं क्या वो पॉसिबल है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय अंडरस्कोर फॉरेन की, राइट, वैल्यूज। एम्प्लॉय आईडी में ले लेता हूं 1, फर्स्ट नेम में ले लेता हूं विशाल, लास्ट नेम हो गया सिंह, डिपार्टमेंट हो गया लेट सपोज 1। और अब अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे एक एरर आ जाता है, और एरर क्या आता है, कैन नॉट ऐड और अपडेट चाइल्ड रो। तो यहाँ पे जैसा कि हमने बात किया था कि फॉरेन की में हमारा पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट रहता है। तो अनटिल अनलेस जो हमारा रो अगर हमारे पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमारे चाइल्ड टेबल में वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। और कुछ इसी तरीके से हमारा जो डेटा इंटीग्रिटी है वो मेंटेन करता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले डिपार्टमेंट आईडी 1 का एक रो क्रिएट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट्स टेबल के अंदर। उसको हम कैसे कर सकते हैं, हम इंसर्ट इनटू कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स टेबल। यहां पे हम ले लेंगे डिपार्टमेंट आईडी, हम ले लेंगे डिपार्टमेंट नेम, फिर मैं वैल्यूज इसमें इंसर्ट कर देता हूं। 1 को मैं ले लेता हूं लेट सपोज IT, ओके। और यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया डिपार्टमेंट्स टेबल में एक वैल्यू। यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट स्टार करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, तो यहाँ पे हमने एक रो इंसर्ट कर दिया है। और अब अगर मैं अपने एम्प्लॉय टेबल में सेम एक वैल्यू इंसर्ट करने जा रहा हूं जहां पे कि वो आईडी एग्जिस्ट करता है जो कि मेरे पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या मैं सक्सेसफुली इसको कर पाऊंगा। तो इस बार यहाँ पे जो है मेरा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। अगेन अगर मैं इसको कॉपी करता हूं और एम्प्लॉय आईडी 2 ले लेता हूं, नाम यहाँ पे कुछ मैं चेंज कर देता हूं, लेट से मैंने कर दिया सैम, ओके। और यहाँ पे मैं अगेन डिपार्टमेंट आईडी मैंने इस बार 2 कर दिया। और अगर मैं इसको इंसर्ट करने जाऊं क्या मेरा इंसर्ट होगा, नहीं, क्योंकि मेरा जो डिपार्टमेंट आईडी 2 है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर मैं इसको डिपार्टमेंट आईडी 1 कर दूं तो ये यहाँ पर बिल्कुल आराम से यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो अगर मुझे डिपार्टमेंट आईडी 2 के एम्प्लॉयज यहाँ पे इंसर्ट करने तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट आईडी 2 क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट आईडी 2 कर दिया लेट सपोज DBA का, DBA, ओके। तो अगर आप लॉजिकली भी सोचें तो अगर मेरा कोई ऐसा डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, अगर मेरा डिपार्टमेंट 2 या फिर DBA नाम से कोई डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो उसके अंदर एम्प्लॉय कैसे आ सकता है, राइट। पहले आपको वो डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, तभी तो आप उस डिपार्टमेंट के लिए आप हायरिंग करेंगे, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम आप देख रहे हैं कि हम डेटा इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन कर रहे हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो मैंने सबसे पहले एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया, राइट। अब मेरा डिपार्टमेंट आईडी 2 क्रिएट हो गया है जो कि एक DBA डिपार्टमेंट है। अब मैं DBA की हायरिंग शुरू कर सकता हूं। तो मैंने यहां पर इसको कॉपी पेस्ट करके मैंने एम्प्लॉय आईडी ले लिया 3, मैंने लेट सपोज विपिन को हायर कर लिया एज अ DBA।
तो इसको मैंने एज अ डीबीए हायर किया, तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट आईडी क्या दे दूंगा 2, और इसको मैं सेलेक्ट करके रन करूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब विपिन का जो वैल्यू है वो यहाँ पर ऐड हो गया है। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार करूं तो आप इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी 1 का क्या मतलब है, डिपार्टमेंट आईडी का 1 मतलब है आईटी। अगर यहाँ पे आपको दोनों टेबल से वैल्यूज चाहिए तो वो हम ज्वाइन ऑपरेशंस के थ्रू कैसे करके ला सकते हैं, ये हम बात करेंगे अपकमिंग वीडियोस में जब हम ज्वाइंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमें ये याद रखना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट आईडी 1 का मतलब है आईटी, डिपार्टमेंट आईडी 2 का मतलब है डीबीए। हम इन दोनों टेबल्स में से भी डेटा को फेच कर सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से हम फॉरेन की का इस्तेमाल करके हम अपने डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं। तो ये तो था कुछ छोटा सा ग्लिम्स फॉरेन की के बारे में। फॉरेन की के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा जहां पे कि हम ऑन डिलीट और ऑन अपडेट एक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि मैं कंस्ट्रेंट्स खत्म होने के बाद बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और एकदम मस्त रहिए।